बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी वृत्तीय गति की समीकरणों को पढ़ा था। अब मैं आपके सामने एक बातचीत करने जा रहा हूं। देखिए, अब वृत्तीय गति जो लास्ट लेक्चर में मैंने एक सवाल भी दिया था उस पे भी आएंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। वृत्तीय गति को समझना है तो यहाँ पर दो बातें जानना बहुत जरूरी है। अब वृत्तीय गति बहुत बड़ी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स मोशन होता है, थोड़ा कठिन है। तो हमने क्या करा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पहला पार्ट जो अभी डिस्कस करेंगे, इसे कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। दूसरा पार्ट जो बाद में डिस्कस करेंगे अभी इसी सीरीज के अंदर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर, वो कहलाएगी आपकी असमान वृत्तीय गति। तो सबसे पहले एक समान वृत्तीय गति की बात करते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्या कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? देखिए, ये आपका एक वृत्ताकार पथ है। अब इस पथ के ऊपर एक पिंड गति कर रहा है। यदि यह पिंड इस प्रकार से गति करे कि इसकी हमेशा चाल नियत रहे, एक नियत चाल से, चाल बोला, वेग नहीं बोला मैंने, तो इसकी इस प्रकार की गति एक समान वृत्तीय वृत्तीय गति कहलाती है। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। यदि कोई पिंड एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करे तो इस प्रकार की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान परिभाषा लिखनी है बच्चों। वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। तो क्या है, यदि कोई पिंड एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करे तो इस प्रकार की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। बहुत आसान है। तो एक समान चाल से अगर वस्तु गति कर रही है तो क्या बच्चों यहां पर आपका त्वरण शून्य होगा? सोच के बताओ, क्या त्वरण शून्य होगा? त्वरण शून्य नहीं होगा। क्यों? चाल एक समान होने से त्वरण का क्या मतलब? अरे भाई, त्वरण की परिभाषा क्या है? त्वरण की परिभाषा है वेग परिवर्तन। क्या आया शब्द? वेग। चाल तो नहीं आया ना, वेग। अब वेग आपकी एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी देखनी पड़ेगी। तो यहां पर देखें, अगर हम भिन्न भिन्न बिंदुओं पे देखें बच्चों, तो हमें देखो यहां पर वेग की दिशा ये है। इस बिंदु की बात करूं, वेग की दिशा ये है। इस बिंदु की बात करूं, वेग की दिशा ये है। इस बिंदु की बात करूं, वेग की दिशा ये है। वेग का परिमाण तो एक समान वृत्तीय गति में नियत है। क्या विशेषता है वेग का परिमाण? यानी कि आपकी तात्क्षणिक चाल, चाल ये तो आपकी नियत है, यानी कि कांस्टेंट है। लेकिन वेग की दिशा की दिशा, दिशा 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 पथ के हर एक बिंदु पर भिन्न भिन्न है। आप ध्यान से देखें। अतः हम कह सकते हैं वेग नियत नहीं है, वेग परिवर्ती है। ये लिखना है सारा, देखो पेपर में आएगा, लिख के आओगे अच्छे से। अगर वेग परिवर्ती है तो आपका त्वरण अशून्य होगा। त्वरण अशून्य होगा। अब एक और बात समझते हैं। दो बातें हो सकती हैं बच्चों। जैसे कि हमने क्या देखा था, हमने दो बात समझी थी।
हमने देखा था जैसे एक समान हम जब एक समान त्वरण से त्वरित वस्तुओं के देखा था, तो हम कहते थे कि यार अगर त्वरण आपका जो है वेग की दिशा में, मान लीजिए त्वरण की दिशा ये है और वेग की दिशा ये है, तो समय के साथ वेग का परिमाण बदलता है। त्वरण की दिशा और अगर वेग की दिशा विपरीत है तो समय के साथ आपका वेग घटता है। लेकिन यहाँ ना तो वेग का परिमाण में ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। इसका मतलब त्वरण का कोई भी घटक वेग की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में नहीं है। वो तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब आपका त्वरण वेग की दिशा के लंबवत हो। तो ये अगर वेग की दिशा है तो एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत आती है, और इस त्वरण को बच्चों केंद्रीय त्वरण, त्रिज्य त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण, इंग्लिश में आपका रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल सबसे सही है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। देखो इस त्वरण की दिशा हमेशा जैसे यहां पर है तो त्वरण की दिशा केंद्र की तरफ होगी, यहां पर है त्वरण की दिशा केंद्र की तरफ है, मान लो यहां पर है त्वरण की दिशा केंद्र की, तो ये हमेशा त्वरण की दिशा किस गति में, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा जो है, कौन सा त्वरण, रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण की बात मत करना यहाँ पे, रेखीय त्वरण की दिशा जो वृत्त है वृत्त के केंद्र की ओर है, इसी वजह से इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और बेटा इंग्लिश में इसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, अभिकेंद्र त्वरण भी बोलते हैं। अब ये अभिकेंद्र त्वरण कितना है इसकी जानकारी लेनी है। तो सारी बातें समझ में आई कि भाई अगर वेग की दिशा नहीं वेग की माफ कीजिएगा वेग की अगर परिमाण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि त्वरण का कोई भी त्वरण या उसका कोई भी घटक वेग की दिशा में है ही नहीं, या तो वेग की दिशा या वेग की विपरीत दिशा में है ही नहीं, तो वो तभी हो सकता है जब आपका त्वरण लंबवत हो। अब अभिकेंद्र त्वरण की दिशा कुछ इस तरीके से आ जाती है। आगे की बात करते हैं बच्चों। आओ बच्चों अब ना अभिकेंद्र त्वरण की गणना करते हैं। भाई अभिकेंद्र त्वरण कितना होगा, तो देखो क्या है, एक चित्र देखिए ध्यान से। एक चित्र में किसी टी समय पर टी टी समय पर कोई वस्तु ए बिंदु पर है। अब ये वस्तु एक समान वृत्तीय गति से चल रही है, यानी कि इस वस्तु की चाल इस वृत्ताकार पथ पर नियत है, या हम कह सकते हैं जो वेग का परिमाण है वो आपका बराबर है, वो कह दिया v। अब ये इसकी स्थिति एक है, आर ए है, ठीक, आर ए जब वस्तु बिंदु ए पर है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, वो आर ए है। जब वस्तु बिंदु बी पर है तो इसका जो स्थिति सदिश है वो आपका आर बी है। दोनों देखो है तो वृत्त की त्रिज्याएं, तो इनका परिमाण भी समान होगा। तो ये बराबर मैंने लिख दिया आर के, ठीक। डेल्टा टी समय में वस्तु ए से बी पहुंच जाती है, ए से बी पहुंच जाती है डेल्टा टी समय में। तो लिख लेता हूं मैं, ठीक है, बहुत आसान चीज है। अब हम देखना चाहते हैं इसका अभिकेंद्र त्वरण का मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं भाई वेग सदिश के बीच में कोण कितना होगा। जब वस्तु ए बिंदु पर है तो वेग, वस्तु बी बिंदु पर है तो वेग, इनके बीच का कोण क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण है जानना। इससे पहले थोड़ा सा बच्चों त्वरण को ही देख लेते हैं। हम त्वरण देखना चाहते हैं ना, त्वरण का परिमाण देखना चाहते हैं। तो त्वरण का परिमाण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे लिया गया समय। बहुत आसान है। वस्तु पहले ए पर थी तो वेग va था, वस्तु बी पर थी तो वेग vb था,
तो इसका वेग में परिवर्तन यानी कि हमें चाहिए डेल्टा वी, जो कि आपका बराबर है बच्चों, डेल्टा वी किसके बराबर, ध्यान से देखना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग का परिमाण चाहिए, ये आएगा बात। ठीक है, तो देखो जब सबसे पहले कोण देख लेते हैं, तो देखिए आपका ये कोण जो है 90 होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच का कोण 90 होता है, ये भी आपका 90 हो गया। तो देखिए एक आपके सामने चतुर्भुज दिख रहा होगा आपको, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये चतुर्भुज दिख रहा है आपको एक इस तरीके का चतुर्भुज। इस चतुर्भुज में देखिए ये 90 सम्मुख कोणों का जो योग है वो 180 है। ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ये आपका कैसा चतुर्भुज हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज है यानी कि सम्मुख कोण आपका कोण बी सी ए प्लस, ठीक, बी सी ए प्लस डेल्टा थीटा, ये वाला कोण क्या है, डेल्टा थीटा बराबर 180 होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज की। हम गुणधर्म से बता रहे तो बी सी ए आपका कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 180 माइनस का डेल्टा थीटा। तो यानी कि ये वाला जो कोण है ये आपका हो गया 180 माइनस का डेल्टा थीटा। अब देखो ये पूरा सरल रेखा पे बना कोण 180 होता है, तो ये कोण कितना हो गया भाई, ये प्लस ये 180 होना चाहिए, तो ये डेल्टा थीटा होगा। ठीक है, तो आपका वेक्टर ए वी ए और वेक्टर वी बी के बीच में जो कोण है वो कितना है, डेल्टा थीटा। तो देखो हमने यहां पे बनाया वी ए और यहां पे बनाया वी बी, इसके बीच का जो कोण बनाया डेल्टा थीटा बनाया। अब डेल्टा थीटा ये बना, ठीक, तो आपका डेल्टा वी बराबर क्या होगा, देखो डेल्टा वी अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो ये आपका डेल्टा वी आ गया। ठीक है, डेल्टा वी। और अच्छे से बना दूं, दिशा को नहीं परिवर्तित करके उसी दिशा में इसके पैरेलल ही बना देते हैं, देखो ऐसे करके, ये आपका वी इस तरीके से है और वी भी आपका इस तरीके से, यही है ना। चलो वी भी ये है, वी ये है, तो आप देखें ये थोड़ा सा ऐसे पीछे ले आया मैं और ये आपका आ गया डेल्टा वी। ठीक है, और बीच का कोण डेल्टा थीटा। ये वाली जो भुजा है ये वेक्टर बी का परिमाण होगा वी बी का, और ये वाली जो भुजा है ये वेक्टर वी ए का परिमाण होगा। देखो ये बिंदु सी, ये आपका मैंने कह दिया सी बिंदु, ये ए और ये भी, तो हम इसको कोई नाम दे दे रहे हैं, हम इसको त्रिभुज को नाम देना। देखो भाई ये पी क्यू आर कह दिया मैंने, इस त्रिभुज को मैंने पी क्यू आर कह दिया बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान चीजें एकदम। आगे की बात समझते हैं। पर बच्चों एक बात याद रखना, जो हम गणनाएं कर रहे हैं ना यहाँ पे, कहीं आप कहोगे सर ये तो यहाँ पे है, ये कोण तो यहाँ बनना चाहिए, याद रखना बिंदु बी जो है बहुत समीप है बिंदु ए के। हम बहुत छोटे समय अंतराल की बात कर रहे हैं, बहुत समीप है बिंदु ए के, बिंदु बी जो है आपका बहुत समीप है बिंदु बी के। तब परिस्थिति में मैं ये कह रहा हूं, ठीक, बाकी परिस्थितियों में ऐसा मान के मत चलना, समझ गए प्यारे बच्चों। तो जब जिस परिस्थिति में बिंदु जो बी है वो ए के बहुत पास है, उस परिस्थिति में ऐसा है। ठीक, इसका दूसरा तरीका भी है हल करने का, पर वो बहुत आपके कैलकुलस का यूज हो जाता है, जो बच्चे केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनको डिफिकल्टी होगी, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी वाला मेथड से समझा रहा हूं आपको। अब देखो त्रिज्या वाला जो है, ठीक, तो इधर देखो ये वाला मैं बना रहा हूं, तो ये आपका आ गया, इसको ऐसे ही बना देते हैं, ये आर ए है, ये आर बी है, आर ए आर बी, बीच का कोण डेल्टा थीटा, और इसे थोड़ा सा पीछे ले आया और ये आपका आ गया डेल्टा आर। ठीक, अब याद रखना डेल्टा थीटा एक बहुत छोटा कोण है, डेल्टा थीटा एक बहुत छोटा कोण है, इस बात को याद रखना बच्चों, क्योंकि बहुत छोटा से हम विस्थापन के लिए बात कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, अगर आपको याद हो, क्या याद हो, ध्यान से समझना कि ये इसका भी क्या है आर एंगल, इसका भी क्या है
भाई इसकी भी वैल्यू क्या है, इसकी भी आर है, ये लंबाई आर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपकी लंबाई बताता है, इसकी भी लंबाई आर, इसी तरीके से इसकी भी लंबाई भी, इसकी भी लंबाई भी। अच्छा, तो ये कैसा त्रिभुज है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ठीक, इसी तरीके से ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। तो सारे के सारे देखो, इसके कोण और इसके कोण, इस त्रिभुज का मैंने नाम दे दिया ओ ए बी। तो त्रिभुज ओ ए बी के सारे कोण बराबर हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। तो त्रिभुज ओ ए बी समरूप है, अब ऐसे भी पता चले, देखो ये आपका एक समद्विबाहु है, ये भी समद्विबाहु है, और बीच का कोण इन दोनों के सेम है, तो समरूप है। अरे रूप है भाई, ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसे ओ ए बी लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसे ओ ए बी की जगह ए ओ बी कर देते हैं, और ए ओ बी त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं। समरूप त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि, क्या प्रॉपर्टी होती है कि भैया इनकी सम्मुख भुजाओं के जो अनुपात हैं वो समान होते हैं, या इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ठीक है, तो वो क्या होता है आपके समान होता है। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर बराबर होना चाहिए था वी बाई आर के। तो यहां से डेल्टा वी बराबर क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर डेल्टा आर। ठीक, तो ये क्या है, डेल्टा वी का बच्चों मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे भी डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये, तो हम इसे ऐसे लिख दे रहे हैं। तो डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आ गया डेल्टा आर। कब परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति है, जब आपका कोण डेल्टा थीटा बहुत छोटा है। हमने इसे बच्चों कहा समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 में इसका मान रख दिया, तो हमें क्या मिल रहा है समीकरण 1 में मान रखने पर, यहां लिख रहे हैं, तो ये मिला आपका डेल्टा वी बाई आर, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड बटे डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या है आपका, डेल्टा आर विस्थापन है, और विस्थापन बटे समय क्या होता है, विस्थापन बटे समय वेग का परिमाण होता है भाई, यहाँ पे परिमाण है, तो जो कि क्या हो गया आपका, ये आपका मैग्नीट्यूड है बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या हो गया आपका v बाई कुछ नहीं v, तो ये आपका कितना हो गया v स्क्वायर बाई आर। तो आप देखिए, सबसे पहले डेल्टा v की जो डायरेक्शन आ रही है केंद्र की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ, तो हमें पता था लंबवत हो, तो वो भी कहा केंद्र की तरफ आती है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, यानी कि अभिकेंद्र त्वरण जो है आपका केंद्र की तरफ आता है, और इसका मान जो है वो है वी स्क्वायर बाई आर के। ये है आपका एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का जो डेरिवेशन है वो मैंने आपके साथ अभिकेंद्र त्वरण का जो है शेयर किया, समझाया। आप एक बार पूरे डेरिवेशन को अच्छे से देखें, मैं इसके स्टेप बता देता हूं किस तरीके से ये याद रखना है, पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर से देखो, वृत्ताकार पथ पे चल रहा था, ए और बिंदु बहुत समीप, ए पर वेग सदिश इस दिशा में, बी पर वेग सदिश इस दिशा में, बीच का जो इनका कोणीय विस्थापन हुआ डेल्टा थीटा हुआ, ए से बी गया है। हमने क्या करा, हमने कहा भाई एक समान चाल से चल रहा है, यानी कि वेग सदिश के परिमाण समान होंगे, वी ए बराबर वी बी मैग्नीट्यूड वाइज बराबर वी लिख दिया। इस समय इसकी स्थिति ये है, इसकी स्थिति ये है, दूसरे समय तो देखो दोनों का स्थिति सदिश है तो वृत्त का, है तो वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या है तो आर। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब क्या करा, इसका वेक्टर डायग्राम बनाया, ये आया, बिंदु ए बिंदु बी के बहुत समीप है, ये बात पहले ही कह दी मैंने, तो ये ट्राइंगल का नाम दे दिया। इसका वेक्टर डायग्राम बनाया, किसका, आर ए आर बी और डेल्टा आर का, ये आया। डेल्टा आर क्या है आपका विस्थापन, कहां से, ए से बी, जो कि बहुत समीप है। कहानी एकदम सिंपल है, डेल्टा थीटा एक बहुत छोटा कोण है। फिर मैंने क्या बताया कि देखो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, और इस चक्रीय चतुर्भुज के अंदर ये आपका डेल्टा थीटा कोण है, ये 90 है, ये 90 है, तो आपका ये 180 माइनस डेल्टा थीटा होगा, तो निश्चित तौर पे ये भी आपका डेल्टा थीटा ही आएगा। तो हमने डेल्टा थीटा लिख दिया यहाँ पे। अब कुछ नहीं करा, अब हमने कहा कि भाई ये वाला कोण बराबर है। अब देखिए ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सारे कोण इनके आपस में बराबर हैं। जब किन्हीं दो त्रिभुज के सारे कोण बराबर होते हैं तो वो समरूप कहलाते हैं। तो हमने समरूपता के सिद्धांत का इस्तेमाल किया, तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होगा, यानी कि डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ये बटे ये बराबर होना चाहिए ये बटे ये,
वो लिख दिया। डेल्टा वी का हमें परिमाण मिल गया, डेल्टा वी का परिमाण समीकरण 1 में रख दिया, तो यहाँ पे वी बाई आर डेल्टा आर और नीचे ये वाला डेल्टा टी लगा दिया। डेल्टा आर विस्थापन है अति सूक्ष्म समय अंतराल में जो हुआ, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी बराबर आ गया आपका वी, जो कि क्या है, वेग का परिमाण, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये आपका क्या आया, वी स्क्वायर बाई आर, आपका अभिकेंद्र त्वरण आया, जिसकी दिशा बच्चों क्या होती है, हमेशा केंद्र की तरफ होती है। क्या ये एक नियत त्वरण है? क्या ये एक नियत त्वरण है? जब भी हम किसी सदिश के बारे में नियत की बात कर रहे होते हैं, कांस्टेंट की बात कर रहे होते हैं, तो बच्चों वहां पर एक बात बहुत समझने की होती है कि वहां पर उसका परिमाण भी ना बदले और दिशा भी नहीं, लेकिन इसकी दिशा बदल रही है, पहले यहाँ है। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, वस्तु जब यहाँ इस दिशा में चल रही होगी तो त्वरण की दिशा ये थी, जब वस्तु यहाँ पर पहुंची तो त्वरण की दिशा ये होगी। तो आप देखें हर एक परिस्थिति में जब वस्तु यहाँ थी तो त्वरण की दिशा इस तरीके से थी। तीनों परिस्थिति में बात करूं मैं, x, y और z, तीनों परिस्थिति में त्वरण की दिशाएं अलग अलग हैं। तो ये एक आपका नियत त्वरण नहीं होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होता है। इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, पर इसकी डायरेक्शन पूरे पथ पे परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो आपका अभिकेंद्र त्वरण एक नियत त्वरण नहीं है, याद रखना। सवाल बहुत बेसिक सा पूछ लिया जाता है, बहुविकल्पीय में पूछ सकते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, एक बहुत सिंपल है। सारी चीजें समझ में आई, फटाफट डेरिवेशन नोट करो, आगे के लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे असमान वृत्तीय गति, नीट, जेई मेंस, एडवांस का डिस्कशन होगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले ये नोट कर लो, जो बच्चे बोर्ड या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय, टाटा, जय हिंद। स्क्रीन पॉज करो और नोट कर लो।